हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ठीक है ना? मैं चैप्टर नंबर 1 अभी नहीं शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर 2 से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जो चैप्टर 1 है अगर मैंने अभी पढ़ा दिया तो लास्ट टाइम आते आते हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए। इसलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 2 से। यहाँ से चलते चलते जब चैप्टर सारे ख़त्म हो जाएंगे मैथ के, फिर हम लोग चैप्टर नंबर 1 को शुरू करेंगे और उसको भी पढ़ के ख़त्म कर देंगे। ठीक है? तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बहुपद, जो कि हमारा क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है? बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये चैप्टर 9th वालों के लिए भी होता है, क्योंकि 9th में भी ये चैप्टर है और 10th में भी ये चैप्टर है। 9th में थोड़ा सा गुणनखंड वगैरह रहते हैं, इसमें बहुत नॉर्मल रहता है। 10th में 2 या 3 एक्सरसाइज में ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर। ठीक है? तो चलिए आज शुरू करते हैं बहुपद। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि बहुपद एक बार शुरू हो गया तो वो लगभग लगभग सभी क्लासों में मिलता है। हाँ, नाम से नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हमारा दूसरा चैप्टर बहुपद। ठीक है ना? तो इसमें हम पहले जानेंगे बहुपद होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि बहुपद होता क्या है। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं और बहुत लोगों के अंदर ये इसको लेके क्लियरिटी नहीं होती है। ठीक है? तो आज वही चीज़ें मैं क्लियर करने आया हूँ। जैसे जब भी बहुपद वाला चैप्टर शुरू होता है तो उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है, पहली एक्सरसाइज, पहली प्रश्नावली जो होती है, उसमें केवल और केवल यही पूछा जाता है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। मतलब बहुपद को पहचानने के लिए हमसे बोला जाता है। तो बहुपद को अगर पहचानना है तो हमको बहुपद की एक ऐसी परिभाषा चाहिए जो हमको बहुपद को पहचानने में मदद करे। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बहु मतलब बहुत मान लें और पद मतलब पद। ऐसा ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारे पद हों उसे बहुपद कहेंगे, ये परिभाषा अच्छी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीजी व्यंजक होते हैं जिसमें बहुत सारे पद होते हैं लेकिन वो बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है? तो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें बहुत पद हो उसे बहुपद कहते हैं। ये सही परिभाषा मुझे नहीं लगती है। ठीक है ना? तो मैं आपको एक ऐसी परिभाषा बताऊंगा जिससे आप हमेशा बहुपद को पहचान लेंगे, कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए बहुपद की एक अच्छी सी परिभाषा। बहुपद की जो परिभाषा है वो है कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक धन पूर्णांक हो। और याद रखना, धन पूर्णांक अगर मैं बोलूँगा तो उसमें शून्य भी आएगा, जीरो भी आएगा। ठीक है ना? तो इसकी जो परिभाषा है उसको मैं लिख देता हूँ। ऐसा बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक धन पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है ना? ये इसकी परिभाषा है। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक धन पूर्णांक हो उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। धन पूर्णांक क्या होते हैं? ये पीछे 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। धन पूर्णांक क्या होता है मैं लिख देता हूँ कौन कौन से होते हैं। धन पूर्णांक को हम जीरो से शुरू करेंगे और प्लस वाली संख्याओं को लेंगे, माइनस वालों को छोड़ देंगे। मतलब +1, प्लस वैसे लिखेंगे नहीं तब भी काम चल जाएगा, 2, 3, 4, 5, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ठीक है? कहाँ तक? अनंत तक। ये अनंत का चिन्ह है। ठीक है? तो
परिभाषा क्या बोल रही है, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक धन पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। धन पूर्णांक मतलब 0 1 2 3 4 5 अनंत तक बहुत सारी संख्याएं धन पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अब हम जान गए कि धन पूर्णांक क्या है। और बीजी व्यंजक मतलब समझ रहे होगे, बीजी व्यंजक मतलब एक्स वाई के रूप में, ए बी सी डी के रूप में जो व्यंजक लिखे होते हैं उन्हीं को बीजी व्यंजक बोला जाता है। ये 8 ओट में पढ़ाया गया होगा, 8 में, 7 में, 6 में। ठीक है, जैसे मैं एक बीजी व्यंजक लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नंबर 1। एक मैंने बीजी व्यंजक लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4y, एक्स स्क्वायर प्लस 4y। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y यह एक बीजी व्यंजक है। ठीक है ना, इसी को बीजी व्यंजक बोलते हैं। अब ये बहुपद है कि नहीं है वो हम कैसे पहचानेंगे? तो बहुपद की परिभाषा क्या कहती है, चर की घात एक धन पूर्णांक हो। ये बहुपद की परिभाषा से हम चेक करेंगे कि क्या ये बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद की परिभाषा बोलती है चर की घात, यहाँ दो चर आए, एक यक्स आया और एक वाई आया। तो यक्स की घात और वाई की घात देखनी है हमको, धन पूर्णांक है कि नहीं। तो ध्यान से देखेंगे तो यक्स की घात यहाँ पे 2 है और वाई की घात कुछ नहीं है तो 1 है। यक्स की घात 2 है और वाई की घात 1 है। ये 2 और 1 धन पूर्णांक ही होते हैं, इसका मतलब यह बहुपद है, यह बहुपद है। ठीक है ना, इसको हम लिख देते हैं कि यह बहुपद है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। यक्स के पावर 4 प्लस 4 यक्स स्क्वायर प्लस 3। मैंने एक ये एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अब हमको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो इसमें चर पहले ढूंढेंगे, तो चर हमारा यक्स है। अब इस यक्स की घात 4 एक जगह है और एक जगह 2 है। दो टाइप की घातें आई हैं, 4 और 2। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ भी पूछ दे आपसे कि 3 के साथ जो चर है उसकी घात कितनी है। तो जब कोई अचर पद होता है उसमें चर न हो तो हम क्या करेंगे, उसके बगल में जो भी चर आया रहता है उस चर को लिखेंगे और चर की घात 0 लगा देंगे। अब किसी की पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। अब अगर ये है 1 तो ये 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ चर की घात 0 है, चर की घात क्या है, 0 है। ये भी धन पूर्णांक के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे देखेंगे 0 2 4, 0 2 4 सभी धन पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं, इसका मतलब ये अभी बहुपद है, यह भी बहुपद है। ठीक है ना, क्योंकि सभी चर की घातें धन पूर्णांक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे। मैंने लिख दिया 4, बस 4 ही लिख देते हैं। ये बहुपद है कि नहीं ये हमको पहचानना है। तो मैं अभी बताया कि जब कोई अचर पद लिखा होता है, इसके साथ चर न हो तो हम क्या करेंगे, कोई चर लिखेंगे और उसकी पावर 0 लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसका मान 1 होता है। ऐसा नहीं है कि केवल अचर पद लिख दिया तो उसमें चर है ही नहीं तो हम इसको बहुपद नहीं बोलेंगे, तब भी ये बहुपद होगा। इसके साथ जो चर होगा उसकी घात बस 0 हो जाएगी, रहेगा तो वो बहुपद ही, क्योंकि 0 धन पूर्णांक के अंतर्गत आता है। तो हम कोई अचर पद रहेगा तो उसके बगल में चर के पावर 0 लगा के समझ सकते हैं कि यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है। ठीक है, यह भी बहुपद है। उसके बाद मैं चौथा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 4x प्लस करड़ी में यक्स स्क्वायर प्लस 5 करड़ी में यक्स, इसको पहचानना है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो हम ये 4x लिख लें और प्लस भी लिख लें, यक्स स्क्वायर बाहर आके यक्स हो जाएगा, प्लस 5 ये तो करड़ी में ही रहेगा। ठीक है, या फिर हम करड़ी हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 4 1 5 यक्स हो जाएगा प्लस 5 यक्स के पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ चर की घात कुछ नहीं है तो 1 है
और यहाँ पे 1/2 है। ये तो धन पूर्णांक है, लेकिन 1/2 धन पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखी गई है। तो एक जगह तो पूर्णांक मिल रहा है धन पूर्णांक, लेकिन दूसरी जगह हमको परिमेय संख्या मिल गई। और परिभाषा कहती है कि चर की घात एक धन पूर्णांक ही होनी चाहिए, तो ये तो नहीं है। इसका मतलब यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। समझ में आया? यह बहुपद नहीं है। और एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लिखा है 9x³ + 5x⁴5 प्लस x⁵0.5, x⁵0.5, या फिर इसको हटाते हैं 0.5, समझ रहे होंगे आप लोग, लेकिन यही वाली स्थिति बनेगी। इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, 1/x लिख देता हूँ। अब बताएंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो ध्यान रखना एक बात कि कभी भी बहुपद लिखते समय चर को नीचे नहीं रखा जाता है, चर हमेशा ऊपर रहता है। तो जैसे ही हम चर को ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे तो हमको मिलेगा 9x³ + 5x⁴45 प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाती है। ये पता होगा आप लोगों को कि जब ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी। अब पावर -1 हो गई। ये धन पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, लेकिन ये धन पूर्णांक नहीं है, ये ऋण पूर्णांक है, माइनस हो गया। तो बटे में चर जाएगा तो पावर हमेशा माइनस हो जाएगी, और माइनस होगी तो धन पूर्णांक तो रहेगी नहीं, वो तो ऋण पूर्णांक हो गई। तो ऋण पूर्णांक है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको बहुपद को पहचानना है। ठीक है, ये हो गए बहुपद और ये हो गए बहुपद नहीं। ठीक है ना? तो मैंने बता दिया कैसे कैसे पहचानना है, किस टाइप के क्वेश्चन हमसे मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी बोल देता है कि बताइए कौन एक चर में बहुपद है। एक चर का मतलब केवल एक ही चर आया हो, जैसे इन सब में एक चर आया है, लेकिन इसमें देखेंगे 2 चर आया है, तो ये 2 चर में बहुपद है, एक चर में नहीं है। ठीक है ना, लेकिन बहुपद है। बस ये 2 चर में है और ये एक चर में, क्योंकि इसमें केवल x आया और इसमें y आ रही आया है x के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। कहीं अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद को 2 आधार पे बांटा गया है। पहला आधार मैं लिख रहा हूं पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और दूसरा आधार है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर। ठीक है, तो बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया है, पदों के आधार पर तथा घातों के आधार पर। पदों के आधार पे भी हम बहुत प्रकार के बहुपद ले सकते हैं, घातों के आधार पे भी ले सकते हैं, लेकिन हमको बस पढ़ना रहता है 3 प्रकार। ठीक है, होते उसके भी आगे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही रहता है, उससे बड़े बहुत कम चांस रहता है कि मिलेंगे। ठीक है, जैसे पहला बहुपद हो गया एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। दूसरा हो गया द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद। और तीसरा हो गया त्रिपदीय बहुपद।
ठीक है, ये 3 प्रकार के बहुपद पदों के आधार पर। ठीक है, घातों के आधार पे भी नाम पहले लिख लेते हैं। पहला होता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय या इसको एक और नाम से जाना जाता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। और तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है ना, तो ये 3 टाइप के बहुपद हैं, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। और ये मुझे जहाँ तक उम्मीद है दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, कैमरे में आ नहीं रहा होगा नीचे वाला, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको मिटाता हूँ और थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, एकदम सही आ गया। तो मैंने बता दिया बहुपद के प्रकार 2 आधार पे, एक पदों के आधार पर और एक घातों के आधार पर। पदों के आधार पे भी 3 बताया और घात के आधार पे भी 3 ही बताया। वैसे चाहो तो 4 पदीय बहुपद, 5 पदीय बहुपद भी ले सकते हो, 4 घातीय बहुपद, 5 घातीय बहुपद भी ले सकते हो, लेकिन हमारे सिलेबस में बस त्रिघातीय और त्रिपदी तक ही है। उसके आगे एक आध क्वेश्चन मिलता है तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। कुछ खास है नहीं इसमें, सिंपल ही है, नाम पढ़ोगे पता चल जाएगा क्या कहना चाह रहा है। जैसे लिखा है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद का क्या मतलब हो सकता है? एक पद, एक पदीय का मतलब एक पद, बहुपद का मतलब बहुपद। तो मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे एक पदीय बहुपद कहेंगे। ठीक है ना, परिभाषा ध्यान से सुन लो, कॉपी लेके बैठे हो तो नोट कर लो कि ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, एग्जाम्पल मैं यहाँ दे के समझा रहा हूँ, परिभाषा मुंह से बोला हूँ, अगर लिखने की इच्छा हो तो लिख लो, ऐसे कुछ कठिन है नहीं। एक पद होगा तो एक पदी कहलाएगा, 2 पद होगा तो द्विपदी और 3 पद होगा तो त्रिपदी। जैसे मैंने लिख दिया 4, यहाँ पे जैसे लिखा था, तो ये केवल अकेला है तो एक पद ही हुआ ना। मैंने लिख दिया 5x, ये भी एक ही पद है, बीच में प्लस माइनस रहता है तब पदों की संख्या बढ़ती है, अभी इसमें एक ही पद है। मैंने लिख दिया 4y के पावर 45, तो ये भी अभी एक ही पद है। तो इन सभी बहुपद को हम बोलेंगे एक पदीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा मत सोचना कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसा नहीं है। जब प्लस माइनस बीच में आते हैं तब वो पद अलग अलग होते हैं, ये सब गुणे में है तो ये अलग अलग पद नहीं है। तो ये भी एक पद है, ये भी एक पद है और ये भी एक पद है, इसलिए हम इनको बोलेंगे एक पदीय बहुपद। सिंपल है, नाम से ही क्लियरिटी है एकदम अच्छे से। इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, इसमें क्या बोला जा रहा है, द्विपदी बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों। जैसे 4x + 5, इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, 2 पद हो गए। ठीक है, तो इसको द्विपदी बोलेंगे। जैसे लिख दे 5x³ + 4y², एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इसमें भी 2 पद है, ये हो गया द्विपदीय बहुपद। त्रिपदी बहुपद के एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? परिभाषा तो सबको पता चल चुकी होगी कि ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होंगे उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। अब इसमें मैं एक ऐसा बहुपद लिखता हूँ जिसमें 3 पद हों, तो एक लिख देते हैं 5x² + 4x + 3। इसमें गिनेंगे तो 1, 2 और 3, मैं बोला था ना यहाँ माइनस भी आ जाएगा तब भी इसको हम अलग ही गिनेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 3 पद हैं, इसलिए हम इस बहुपद को बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। 3 पद होंगे तो 3 पदी, 2 पद होंगे तो 2 पदी, एक पद होगा तो एक पदीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, और 9th में पढ़ के आए हो तो और भी आसान लग रहा होगा। ठीक है, नहीं भी पढ़े हो तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पे पहला है एक घातीय, या इसको रैखिक, दो नाम से जाना जाता है, या तो एक घातीय बोल लो या तो रैखिक बोल लो बहुपद। ठीक है, अब एक घाती का मतलब क्या हुआ, एक घात हो, एक घातीय का मतलब क्या हुआ, एक घात होगी जिसमें वो एक घातीय बहुपद कहलाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक घात हमेशा सब चर पे रहेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, मतलब जितनी बार चर आया होगा हमेशा एक घात नहीं रहेगी। मान लो और भी चर आए हैं, उस पर कुछ और घात दे दिया और कहीं पे एक घात वाला भी दे दिया तो हम उसे एक घाती नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, बहुपद की घात का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे इसको पढ़ने के बाद समझा दूंगा, इसमें पहले समझ लो। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, जैसे लिख दिया जाए 4x+5, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था। इसमें चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, तब हम उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे अगर मैं इसको देखूं 5x3, इसको नहीं, इसमें दो चर आया, इसको देख लेते हैं तीन पदी बहुपद को। तो इसमें यहाँ चर की घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ चर है नहीं तो उसकी घात 0 है। तो एक घात यहाँ आई है तो इसका मतलब नहीं कि हम इसको एक घाती या रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, हमको अधिकतम घात देखनी है। तो अधिकतम 2 है तो हम इसको एक घाती नहीं बोल सकते। मतलब अगर हमको लिखना है तो हम 5x+45 लिखें। चर की घात हमेशा अधिकतम एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा हुई तो वो रैखिक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह द्विघाती बहुपद में क्या करते हैं, चर की अधिकतम घात 2, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, हमको ये वाला भी पढ़ना है, रैखिक बहुपद को लेके समीकरण युग्म बना के पढ़ना है तीसरे चैप्टर में, और चौथे में ये द्विघात वाला पढ़ना है। ठीक है, तो ये आगे भी मिलने वाले हैं हमसे तीसरे और चौथे चैप्टर में। तो एग्जाम्पल इसका लेना है तो हम लिख सकते हैं 5x² + 4, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, हम लिख सकते हैं 4x² + 3x+2, इसमें भी चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम इसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा भी जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, सबको समझ में आ चुका होगा, कुछ है नहीं इसमें। त्रिघाती में 3 घात हो जाएगी, 5x³ + 4x² + 3x। ठीक है, -5 भी लिख देते हैं। तो इसमें देखेंगे यहाँ चर की घात 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो ऐसा नहीं कि हम इसको सब बोल दें मिला के कि एक घाती भी, द्विघाती भी, 3 घाती भी है, क्योंकि सब घातें इसमें है, लेकिन अधिकतम घात देखोगे तो केवल 3 है। तो अधिकतम घात 3 है तो इसे हम केवल त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो घातों के आधार पर जो प्रकार है उनमें चर की अधिकतम घात देखनी है। चर की अधिकतम घात 1 होगी तो एक घाती, चर की अधिकतम घात 2 होगी तो द्विघाती, चर की अधिकतम घात 3 होगी तो त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा पूरा टॉपिक। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो चुका होगा। अब हम कल पढ़ेंगे बहुपद की घात, बहुपद के मानक रूप। ठीक है, फिर हम सीखेंगे बहुपद के शून्यक ज्ञात करना, बहुपद के शून्यक ज्ञात करना, जो कि हमारे लिए इस चैप्टर में मेन टॉपिक है, शून्यक। ठीक है, उसी के बेस पे कुछ फार्मूले भी आएंगे, तो आगे मज़ा आने वाले हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।